अस्सलाम वालेकुम। आज हमने पढ़ना है वेक्टर एनालिसिस। ये है वेक्टर एनालिसिस प्लस डिफरेंशियल ज्योमेट्री। वेक्टर एनालिसिस भी करेंगे प्लस मैकेनिक्स भी। तो तीनों सब्जेक्ट्स जो है वो हमारे साथ ही कवर होने वाले हैं, क्योंकि अक्सर बच्चे कह रहे थे हमने अप्लाइड का पोर्शन पढ़ना है। तो अप्लाइड में से आ जाता है लेकिन ज्यादा नहीं आता। तो हमने जो फॉलो करना है मेन वो करना है शाम सीरीज की बुक को। लास्ट टाइम जो पेपर आया था तो शाम सीरीज के अंदर से एज इट इज क्वेश्चन कॉपी पेस्ट थे, तो इसके टोटल 8 चैप्टर्स है, तो हमने आठों के 8 चैप्टर्स ही करने हैं। क्योंकि इसमें डिफरेंशियल भी आ रहा है, मैकेनिक्स और वेक्टर तीन चीजें आ रही हैं, तो इस वजह से हमें ये पूरी बुक ही करनी होगी। तो बुक का जो है वो मैंने वैसे पीडीएफ आप लोगों को भेज दिया था। और यहाँ पे भी देख लो, उसने लिखा है कि हमने इसके अंदर इस बुक के अंदर उसने क्या क्या यूज किया है, मैकेनिक्स को भी यूज किया हुआ है, डीजे भी इसके अंदर ही है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, एरोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स एंड वेक्टर एनालिसिस। तो ये सब कुछ जो है वो इसके अंदर है। डॉक्टर नवाजिश अली शाह की बुक से भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो है वो शॉर्ट ट्रिक्स भी हैं, और क्योंकि पेपर भी यहाँ से आया था तो इस वजह से हम यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। तो इसके टोटल 8 चैप्टर्स हैं, तो हम सबके सब कवर करेंगे। तो सबसे पहला चैप्टर जो है वो बिल्कुल बेसिक है कि वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होता है। तो जैसा कि मेरे अपने नोट्स में है, वैसे जो मैंने अपने नोट्स बनाए हैं ये मैंने डॉक्टर नवाजिश अली शाह की बुक को फॉलो करके बनाया है। लेकिन शाम सीरीज की बुक में क्योंकि शॉर्ट ट्रिक्स हैं तो इस वजह से हम इसको फॉलो कर रहे हैं। तो आपने दोनों चीजों को देखना है, बुक को भी देखना है और मेरे नोट्स को भी देखना है, क्योंकि दोनों में अलग अलग चीजें हैं और दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि एक इंपॉर्टेंट है, तो आपने इन दोनों को ही साथ साथ फॉलो करना है। तो स्केलर वेक्टर तो आप पहले ही बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, 9 क्लास से, कि स्केलर क्वांटिटी कैसे क्वांटिटी होती है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और कोई डायरेक्शन नहीं होती, दिस इज कॉल्ड स्केलर। और उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है पेपर में आता है, वो ये नहीं पूछेगा कि स्केलर क्या होता है, वो एग्जाम्पल पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्केलर क्वांटिटी। फिर वो आपको क्वांटिटीज दे देगा। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी स्केलर है। तो याद रखिएगा, मास, डेंसिटी ले लें, वॉल्यूम ले लें, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, स्पीड एंड एनी रियल नंबर से पाई अंडर रूट टू, स्केलर जो है सिंगल नंबर। तो ये सब स्केलर क्वांटिटीज हैं, तो आपको एग्जांपल्स लाजमी आने चाहिए। मास, डेंसिटी, वॉल्यूम, टेम्परेचर, डिस्प्लेसमेंट, तो ये सब की सब है। वेक्टर क्या होता है, ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और उसके अलावा उसकी डायरेक्शन भी हो, तो हम कहते हैं कि वो आपके पास वेक्टर कहलाता है। वेक्टर के एग्जांपल में है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्सेस, मोमेंटम, इसेट्रा। तो ये सब क्या है, वेक्टर का। फिर उसके बाद एक नोट लिखा हुआ है, एग्जांपल्स आपने लाजमी देखनी है। नोट में है कि लेट ए बी अ वेक्टर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज नोटेड बाय ए। तो अगर आपने सिंपल मैग्नीट्यूड को डिफाइन करना हो तो आप ए मैग्नीट्यूड लिखते हो, और मैग्नीट्यूड को नॉर्म कहते हैं या लेंथ भी कहते हैं, दोनों बात सेम है। उसके बाद अगर आप एक ऐसा वेक्टर ले लो जिसका एक पॉइंट फिक्स हो, जैसे एक मैंने वेक्टर बनाया है, इसका ये पॉइंट फिक्स है और दूसरा वेक्टर पॉइंट इसका जो है वो फ्री है। उसने यही कहा कि when the initial point of the vector is fixed it is called fixed and localized vector। initial point इसका फिक्स था, and if the initial point is not fixed then it is called free and non localized vector। लेकिन अगर इनिशियल पॉइंट फिक्स ना हो तो उसे हम नॉन लोकलाइज या फ्री फ्री वेक्टर भी कहते हैं। वेक्टर होते हैं इनमें दो वैल्यू जो है वो इक्वल हो, उसे इक्वल वेक्टर कहते हैं। ए इज इक्वल टू बी देखिए जहाँ पे लिखा हुआ है। और नेगेटिव वेक्टर में ये होता है कि आप एक वेक्टर लेते हो और दूसरा उसके ऑपोजिट में ले लेते हो तो साइन नेगेटिव आ जाता है। तो इसे आप कहते हो नेगेटिव वेक्टर या ऑपोजिट वेक्टर भी कहते हैं, और इसको माइनस ए से डिनोट किया जाता है। मतलब ये है बताने का कि वेक्टर में आप माइनस ए लिखते हो, ऐसा ना हो कि आप लोग ए की पावर इनवर्स लिख दें, तो ये इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करती ये चीज। तो हमेशा माइनस ए यानी ऐसे इनवर्स आएगा। उसके बाद यूनिट वेक्टर्स है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये डेफिनेशंस आपको आगे प्रॉब्लम्स हेल्प करने में मदद करेंगी शाम सीरीज की बुक के अंदर से। तो यूनिट वेक्टर क्या है, वेक्टर विद यूनिट मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को जैसा कि आपको पता है इससे डिनोट किया जाता है ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर ओवर ए का मॉड। तो ये सिंपल किसको डिनोट करता है, यूनिट वेक्टर को डिनोट करता है। जीरो एंड नल वेक्टर, ऐसा वेक्टर अ वेक्टर विच हैज जीरो मैग्नीट्यूड, जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो एंड नो स्पेसिफिक डायरेक्शन इज कॉल्ड जीरो नल वेक्टर। तो कोई पूछ सकता है कि व्हाट इज जीरो वेक्टर, तो आपने कहना है ऐसा वेक्टर जिसका जीरो मैग्नीट्यूड हो। ये इंटरव्यू वगैरह में पूछ लिया जा सकता है कि जीरो वेक्टर क्या होता है, तो जिसका कोई मैग्नीट्यूड नहीं होता, जिसकी कोई डायरेक्शन भी नहीं होती। एंड इट इज नोटेड बाय जीरो, केवल वेक्टर है और इसको हम पॉइंट से डिनोट करते हैं। और जीरो के अलावा जो भी वेक्टर है उसे प्रॉपर वेक्टर कहा जाता है। फिर पैरेलल वेक्टर्स, यहाँ से एक बार एमसीक्यूज आया हुआ था कि दो वेक्टर्स पैरेलल कब होते हैं,
तो दो वेक्टर्स पैरेलल तब होते हैं जब वो दो एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल हों। जैसे आप डिपेंडेंट में कहते थे कि दो वेक्टर्स एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल है तो पैरेलल वेक्टर कहलाते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे भी पैरेलल का वही कंसेप्ट है। और एक और बार ऐसे आ जाता है एमसीक्यूज में कि पैरेलल वेक्टर्स पे ये होता है कि वेक्टर एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल होते हैं, या हम ये भी चेक कर सकते हैं कि जो वेक्टर हैं वो हमारे पास क्या हो, एलडी हो। तो तब भी ये शॉर्ट ट्रिक है पैरेलल वेक्टर्स चेक करने की। उसके बाद है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। इसमें हम मैग्नीट्यूड इस टाइप से डिफाइन करते हैं, फर्स्ट वेक्टर का स्केयर प्लस सेकंड वेक्टर का स्केयर प्लस थर्ड का स्केयर। तो ये आपके पास क्या बन जाता है, सिंपल वेक्टर का हम अगर मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना चाहें तो हम ऐसे करते हैं। उसके बाद सिंपल है पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर में क्या होता है, पोजीशन वेक्टर के लिए आपने एक प्लेन लेना होता है, आप कोई पॉइंट डिफाइन कर लेते हो प्लेन में, और आपने कहा कि ये जो आर है इसे हम कहते हैं कि ये आपके पास एक पोजीशन वेक्टर है। इसको रेडियस वेक्टर भी कहा जाता है। और सिंपल अगर आपके पास एम ए वेक्टर लिखा है और आपने इसका मैग्नीट्यूड लेना है तो एम के ऊपर मैग्नीट्यूड अलग आ जाता है और सेकंड वेक्टर एज इट इज आ जाता है। याद रखिएगा वेक्टर पे वेक्टर का निशान है, लेकिन अगर सिंपल वेक्टर लिखा होगा तो ये भी मैग्नीट्यूड को शो करता है। अब इसमें देखिए फाइंड अ यूनिट वेक्टर ए कैप इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। ये सब अपने यूनिट वेक्टर निकालना है पी क्यू की डायरेक्शन में। तो आपके पास वेक्टर्स थे पी और क्यू दिया हुआ था, आपने पी क्यू निकाला यानी पी माइनस क्यू किया। तो देखिए आपने वेक्टर निकाल दिया। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला था पी क्यू ओवर पी क्यू का मैग्नीट्यूड। तो पी क्यू वेक्टर था, डिवीजन में आपने जो भी उसका मैग्नीट्यूड निकला 3 वो 3 आ गया। तो ये क्या हो गया, उसका पोजीशन यूनिट वेक्टर निकल गया। अब ये पैरेलल वेक्टर्स चेक करने की शॉर्ट ट्रिक है कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स पैरेलल हैं, तो देखिए ये बी वेक्टर है ये ए है, तो यानी एम का मतलब कोई नंबर है, तो इसका मतलब वेक्टर क्या है, एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल हैं। तो अगर आपको याद हो एलडी में भी हमने ऐसे चेक किया था, तो सिमिलरली यहाँ पे भी आपने ऐसे चेक करना है। फिर है प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर। तो दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट हम कैसे देखते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स, एक होता है स्केलर और एक होता है वेक्टर। स्केलर प्रोडक्ट का सेकंड नेम है डॉट प्रोडक्ट, या इसे इनर प्रोडक्ट भी कहा जाता है। वेक्टर प्रोडक्ट का क्रॉस प्रोडक्ट है और इसके आउटर प्रोडक्ट भी कहा जाता है, ये इसका सेकंड नेम। तो स्केलर प्रोडक्ट में क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट में आप वेक्टर लेते हो ए बी, और ये फॉर्मूला है स्केलर प्रोडक्ट में याद करने के लिए, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, फिर ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, ऐसे भी लिखा जा सकता है ए बी, ऐसे भी लिखा जा सकता है, मोड में दोनों का मतलब सेम है। और एमसीक्यूज में ये याद रखना है कि इसकी वैल्यू 0 से पाई के दरमियान में रिवॉल्व करती है। और उसके बाद ये प्रोजेक्शन वाला अक्सर एमसीक्यूज में आ जाता है कि प्रोजेक्शन कैसे डिफाइन करते हैं बी ओ ने। ये पहले पास पेपर में भी आया हुआ है, तो ऐसे आ जाता है कि प्रोजेक्शन ऑफ बी होने में जिसके ऊपर प्रोजेक्शन बन रही होती है ना वो हमेशा नीचे आता है, एलिमेंट ऊपर उसका प्रोडक्ट लेते हैं, और जिसके ऊपर होती है ना वो नीचे आता है। और अगर डायग्राम में देखें तो ऐसे है, ए देखें यहाँ पर है, अभी यहाँ पे है वेक्टर है, और ये उसका क्या आपको पता है कि एक्स एक्सिस हमेशा कॉज होता है और खड़ा हुआ साइन होता है, तो इसलिए बी देखें यहाँ पे कॉज है और ये साइन है। तो इस तरीके से प्रोजेक्शन डिफाइन करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे ये भी याद रखिएगा कि ये जो डॉट प्रोडक्ट के वेक्टर्स होते हैं ये कम्यूटेटिव होते हैं, लेकिन क्रॉस के भी आप देखोगे आगे नहीं होते। और एक शॉर्ट ट्रिक है कि अगर आपने वेक्टर्स को ऑर्थोगोनल चेक करना हो तो आप ये देखते हो कि उन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 के बराबर हो, तब वेक्टर्स ऑर्थोगोनल होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद सिंपल ऑर्थोगोनल के लिए आपने ये शॉर्ट ट्रिक देखी। फिर नेक्स्ट में ये याद रखिएगा कि अगर डॉट प्रोडक्ट में सेम सेम हमेशा 1 के बराबर होता है, ये अक्सर एमसीक्यूज में आ जाता है कि आई डॉट आई कैप किसके इक्वल होता है 1 के, और आई जे के आपके पास क्या है, यूनिट वेक्टर्स हैं। जैसे ये आई हो गया, ये अगर जे है तो ये आपके पास के है, दिस इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर्स। और अगर डिफरेंट डिफरेंट आ जाए तो तब 0 हो जाता है, मतलब आई डॉट जे आ जाए आई डॉट के तो वो 0 हो जाएगा। सेम सेम का 1 होता है और डिफरेंट का 0 हो जाता है। और ये भी फॉर्मूला है जिससे अगर कि ए डॉट बी वेक्टर लेस देन इक्वल्स टू ए मॉड और बी मॉड, तो यानी मॉड के हवाले से जो है आपने इसको देखना है, ये इसकी प्रॉपर्टी है। फिर उसके बाद नेक्स्ट में आपके पास क्या, वेक्टर प्रोडक्ट। अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा था, स्केलर प्रोडक्ट पढ़ा था, और अब हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट है। तो वेक्टर प्रोडक्ट में क्या है, ऊपर हमने डॉट पढ़ा था, इधर आपने अब क्रॉस लेना है। तो क्रॉस में ये होता है आप इसको यूनिट वेक्टर से डिनोट करते हो किसी प्लेन के ऊपर, तो ये मैंने एक एज अ 2D प्लेन में डिफाइन किया है। ये आपके पास ए है, एन जो है ये क्या करता है, यूनिट वेक्टर को शो करता है। जैसे आपने पढ़ा होगा वो राइट राइट हैंड रूल पढ़ा होगा,
तो उसमें हम कहते हैं कि जब हम अपने हाथ को ऐसे कर्ल करते हैं तो थंब जो है वो यूनिट वेक्टर को डिनोट करता है, एन कैप को। तो इस वजह से जब हम वेक्टर करते हैं तो वहां पे एन कैप उस प्लेन की डायरेक्शन शो करता है कि वो किस साइड पे है। और वेक्टर को क्रॉस से शो किया जाता है और यहाँ पे साइन आता है। पीछे आपके पास स्केलर में कॉज आ रहा था। और फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, लेकिन एक बात याद रखनी है कि डॉट में जो है वो कम्यूटेटिव ला होल्ड कर रहा था, लेकिन क्रॉस में कम्यूटेटिव ला होल्ड नहीं करता। इसमें होल्ड तब करता है जब आपके पास नेगेटिव का साइन आ जाए। तो ये अक्सर एमसीक्यूज में आ जाता है। उसके अलावा इसको ऐसे साइकिल से जैसे मैंने बनाया हुआ देखें, आई जे के इस तरीके से होता है। आई जे हमेशा के बराबर होता है, जे के आई के बराबर होगा और के आई जे के बराबर होगा। लेकिन जैसे ही डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी तो आपके पास साइन नेगेटिव का आ जाएगा, ऑपोजिट आ जाएंगे। और इसमें सेम सेम जीरो होता है। पीछे वाले में आपने देखा था डॉट में सेम सेम 1 होता है, लेकिन क्रॉस में सेम 0 के बराबर होता है। ये एमसीक्यूज आ जाता है और आया भी हुआ है पास पेपर। दूसरा, अगर आप यूनिट वेक्टर निकालना चाहो तो ये इसके क्वेश्चन अभी आगे भी आएंगे शाम सीरीज की बुक में, जिसमें आपने एन कैप निकालना होगा और वो उसके अंदर ये फॉर्मूला यूज भी करेगा। तो अगर आपने कहीं भी यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना हो तो आपने ए क्रॉस बी ओवर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इस शॉर्ट ट्रिक को यूज करना है। और अगर आपने ये देखना हो कि क्रॉस कैसे करते हैं तो आपने आईजे के इस मैट्रिक्स वाला मेथड अप्लाई करके क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। अब एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे उसने कहा फाइंड द एंगल बिटवीन ए बी। अब आपके पास दो वेक्टर्स है, आपने थीटा निकालना है। तो थीटा निकालने के लिए वही ऊपर वाला फॉर्मूला कॉस थीटा ए बी वेक्टर ओवर ए बी, ये उसने डॉट का फॉर्मूला यूज किया है। क्योंकि उसने यहाँ पे आपको डायरेक्शन की बात नहीं की, तो इस वजह से आपको पता चल गया कि आपने यहाँ पर डॉट का फॉर्मूला यूज करना। अगर वो एन देता या कोई डायरेक्शन की बात करता कि फाइंड द डायरेक्शनल नॉर्मल डायरेक्शन, तो तब आपने एन निकालना था, एन कैप निकालना था अब फॉर्मूले से। तो सिंपल डॉट प्रोडक्ट आपको लेना होता है, आई को आई से मल्टीप्लाई करना है, जे को जे से, के को के से। और आई डॉट आई 1 हो जाएगा और डिफरेंट का 0 हो जाता है। उस लॉजिक को यूज करते हुए ये आपके पास 4 आ गया। फिर आपने ए का मैग्नीट्यूड लिया, बी का मैग्नीट्यूड लिया, सिंपल जो प्रोडक्ट लिया तो ये वैल्यू आ गई। वैसे ये डिग्री में आ रही है, आपको वो कोई छोटी वैल्यू देगा, मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे 1/2 दे देगा तो आपको टेबल में देखना आता है कि किसके बराबर होता है, उसका ये बन रहा होगा। बट आपको फिर भी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि कैसे आप इसको निकाल सकते हो। मैंने यहाँ पे की पॉइंट्स भी दिए हुए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है द टू नॉन जीरो वेक्टर्स ए बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इफ एंड ओनली इफ ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब अगर आपने वेक्टर को परपेंडिकुलर चेक करना हो तो आप लेते हो उसका डॉट प्रोडक्ट, और डॉट प्रोडक्ट अगर 0 के बराबर आ रहे तो वेक्टर परपेंडिकुलर है। ये इंपॉर्टेंट है और पेपर में आ चुका है। परपेंडिकुलर में आप डॉट प्रोडक्ट लेते हो, लेकिन जब आपने पैरेलल चेक करना हो तो तब आप क्रॉस प्रोडक्ट लेते हो। ये याद रखिएगा शॉर्ट ट्रिक, अभी जब एग्जांपल्स आएंगी और एमसीक्यूज पेपर में ऐसे आ भी चुके हैं बहुत बार परपेंडिकुलर और पैरेलल चेक करने के लिए। तो आपको पता होना चाहिए आपने बस दो वेक्टर्स का डॉट लेना है या क्रॉस। एग्जाम्पल में देखिए हमने परपेंडिकुलर चेक करना है, ए बी आपको कोई से भी दो वेक्टर्स गिवन हो सकते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट के लिए आपको पता है आई को आई से मल्टीप्लाई करते हैं, जे को जे से और के को के से करते हैं। तो देखिए मैंने मल्टीप्लाई किया, आंसर 0 आ गया। और अगर आंसर 0 आ गया तो इसका मतलब वेक्टर आपके क्या हो गए, परपेंडिकुलर हो गए। सिमिलरली अगर क्रॉस कहता तो आपने क्रॉस अप्लाई कर दिया। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, वैसे आएगा तो एमसीक्यूज के तौर पे, बट मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन, ये भी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन कोसाइन अक्सर वो पूछ भी लेता है, अक्सर नहीं मोस्टली पूछता है वो। डायरेक्शन कोसाइन आपने इस वेक्टर के लेने हैं, तो याद रखिएगा अल्फा बीटा गामा ये एंगल्स हैं डेरिवेटिव के, ठीक है, ये एंगल्स कहलाते हैं। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होते हैं, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, इसे कहा जाता है डायरेक्शनल डेरिवेटिव। इनका फॉर्मूला है, जो कॉस अल्फा है वो किसके बराबर होता है, कॉस अल्फा इसके इक्वल होता है, ए वेक्टर डॉट आई कैप ओवर ए मैग्नीट्यूड। सिमिलरली कॉस बीटा जो है वो उसमें जे आ जाएगा और गैमा में के आ जाएगा। वेक्टर सेम रहेगा, प्रोसीजर भी सेम रहेगा। फर्क क्या आ रहा है, बस आपके पास आई जे के इन दोनों का जो है वो डिफरेंस आ रहा है। तो ए आपको गिवन था, आपने सिंपल बस उसको आई से मल्टीप्लाई कर दिया। जाहिर बात है इधर आई गिवन है, फर्स्ट फर्स्ट से होगा, बाकी तो कोई एलिमेंट है ही नहीं। बाकी 0 है तो इसका मतलब ये भी 0 ये भी 0, तो 3/7 सिंपल आपका बच जाएगा। तो देखिए 3/7 आ गया। सिमिलरली आपने कॉस बीटा का फॉर्मूला लगाया, याद रखिएगा लेना डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस नहीं लेना, क्योंकि कॉस हमेशा डॉट प्रोडक्ट में यूज होता है। सिंपल अब जे के साथ किया तो जाहिर बात है सेकंड को सेकंड से करेंगे, बाकी मौजूद नहीं है, तो उसका मतलब ये भी 0 ये भी 0 हो गया। तो आपने सिंपल जब सॉल्व किया तो -6/7 आ गया। सिमिलरली आपने थर्ड पार्ट के लिए भी किया,
तो अब आपके पास कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा, ये आपके पास क्या निकले हैं, डायरेक्शन कोसाइंस निकले हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये निकालने आने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट में है वर्क डन। वर्क डन आप पहले पढ़ के आ चुके होगे 9-10 में, W इक्वल टू एफ डॉट डी इज कॉल्ड वर्क डन। तो अब हम इसको इनर प्रोडक्ट के हवाले से यानी मैथमेटिक्स में पढ़ने लगे हैं। मेथड वही है, इसके भी एमसीक्यूज आते हैं, पास पेपर में भी आए हुए हैं। W F और D की वैल्यू गिवन थी, D की जगह पे R भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे देखिए R लिखा हुआ है, मतलब दोनों का सेम है, तो आपने सिंपल बस क्या करना है, उनको प्रोडक्ट करना है, सिंपल बस आपने डॉट प्रोडक्ट लेना है, मल्टीप्लाई करना है। इसका आंसर 9 आ गया, तो इसका मतलब वर्क डन आपके पास क्या हो गया, 9 है। अब ये क्वेश्चंस हैं, मतलब कुछ स्टेटमेंट हैं, इनकी प्रूफ भी थे, बट मैंने प्रूफ यहाँ पे नहीं, जाहिर बात है प्रूफ लेंथी थे, मैंने नहीं किए। तो आपने क्या करना है, इसके जस्ट स्टेटमेंट्स को याद करना। उसके बाद है ए क्रॉस बी, सबसे पहला है कि ए क्रॉस बी इज ऑर्थोगोनल टू बोथ ए बी एंड ए डॉट ए क्रॉस बी आपके पास 0 के बराबर हो गया। ये इंपॉर्टेंट है, ये पहले आ चुके हैं। इसमें इसमें वो क्या पूछ रहे हैं, उसने एक वेक्टर दिया हुआ था पेपर में ऐसे था, और पूछा हुआ था कि बताएं ए क्रॉस बी किसके ऑर्थोगोनल है। ए के ऑर्थोगोनल है, पहले ऑप्शन में था, बी में था, बी के, सी में था बोथ ए बी के, और डी में था नन ऑफ दिस। तो याद रखना ये बोथ ए एंड बी के क्या है, ऑर्थोगोनल है। तो इसलिए उसने कहा कि ए क्रॉस बी ऑर्थोगोनल टू बोथ ए एंड बी, यानी कि ये जो है ए के भी ऑर्थोगोनल है और बी के भी ऑर्थोगोनल, बोथ के ऑर्थोगोनल है। नेक्स्ट में एरिया ऑफ ट्रायंगल बिसाइड, अब मैंने यहाँ पे जो है वो फार्मूलाज देना स्टार्ट कर दिए हैं। अब पास पेपर में एरिया ऑफ ट्रायंगल भी पूछा हुआ था, तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि कैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोपाइड हम निकालते हैं। मेन अगर फार्मूला आपको आता है तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ट्रायंगल का फार्मूला ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय 1/2 है। एग्जाम्पल में वैसे मैंने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाला हुआ है, बट आप इसको भी निकाल सकते हो, बस सिंपल आपने वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करके आंसर को कर देना है 2 पे डिवाइड। तो पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या है, पैरेललोग्राम में ए क्रॉस बी आ जाता है, 2 नहीं आता। वैसे भी आपको पता है कि पैरेललोग्राम का जो हाफ होता है वो ट्राइंगल होता है, इस वजह से यहाँ पे ए और बी के नीचे 2 लिखा हुआ था, क्योंकि पैरेललोग्राम का हाफ क्या होता है, ट्राइंगल होता है, इस वजह से मेथड दोनों का सेम है। तो एरिया प्रोडक्ट में देखें, आपको ए भी गिवन है, आपको बी भी गिवन है, आपने क्या किया, दो वेक्टर्स को सिंपल किया, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करने के बाद जब क्रॉस प्रोडक्ट लिया तो ये आपके पास आ गया। तो देखिए क्रॉस प्रोडक्ट लिया, फिर सिंपल आपने इसका जब मैग्नीट्यूड लिया तो ये वैल्यू। तो दिस इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। उसके बाद नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में प्रूव दैट एनी टू वेक्टर नॉन वेक्टर ए बी आर पैरेलल। देखें क्रॉस का वही आ गया, जब पैरेलल चेक करना है तो आपने सिंपल दो वेक्टर्स को क्या किया, मल्टीप्लाई किया, आंसर 0 आ गया। तो इसका मतलब आपके वेक्टर्स ये हैं, पैरेलल हैं। अब ये इसके आई थिंक 2 चैप्टर्स इसके अंदर कवर हो गए हैं, तो आपने क्या करना है, इस चैप्टर को जो है वो रीड करना है, सेम वही वाली बात है। और यहाँ पे आपने जो चीज करनी है वो एक्सरसाइज के करने हैं क्वेश्चंस। एक्सरसाइज से क्वेश्चन आपने लाजमी करना है, यहाँ पे सॉल्व है क्वेश्चन, देख रहे हो ना, क्वेश्चन सॉल्व है, जो आपसे हो सकते हैं वो आपने लाजमी करने हैं। इसका फर्स्ट चैप्टर क्या, आई थिंक हमने शायद सेकंड अभी नहीं किया, द डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, हाँ जी हमने ये भी किया है अभी, डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट अगर आपको बताओ तो। ट्रिपल प्रोडक्ट से भी हम करेंगे, चलें कल हम यहाँ से देख लेंगे डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट से, चैप्टर नंबर 2 से, क्योंकि यहाँ पे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी आएंगी और आगे क्वेश्चन भी सॉल्व होगा।